नमस्कार साथियों, आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 6 के दूसरे अध्याय में मिलेंगे आपको, और कक्षा 11 के प्रायोगिक भूगोल में भी यह आपको मिलता है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की इस कड़ी में अध्ययन करेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, यह कैसे खींचे जाते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करके किसी जगह की स्थिति को पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमको इसकी उपयोगिता क्या है और इससे हम क्या दैनिक जीवन में लाभ पाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे यह एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आते हैं हम अपना समय न जाया करते हुए पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है अक्षांश। तो होती क्या है अक्षांश, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। और अक्षांश के साथ साथ आप देशांतर भी देखते होंगे। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो याद करिए कि कहाँ देखा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, या तो हो सकता है किसी मानचित्र पे देखा होगा। तो आपको इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इस पे आसानी से आप दोनों रेखाओं को देख सकते हैं। यह क्या, पृथ्वी का ग्लोब है। अगर यह नहीं जानते हैं तो आज से ये जान लीजिए, पृथ्वी का नमूना है जिसको ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। इस ग्लोब पर क्या होता है, तो सबसे प्रमुख दो चीजें इस ग्लोब पर प्रदर्शित होती हैं, वही जो उस टॉपिक पे लिखा है, अक्षांश एवं देशांतर। तो क्या है, इसमें कैसे प्रदर्शित होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यह देखिए, यह बीचों बीच जो इस प्रकार की लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो क्षैतिज रूप में खींची जाती है इस रेखा के उत्तर में और इस रेखा के दक्षिण में, दोनों साइड में। इसी तरह ग्लोब पर ही देशांतर रेखाएं भी खींची जाती हैं, और देशांतर रेखाएं वह लंबवत रेखाएं होती हैं। यह भी पृथ्वी के केंद्र से खींची जाती हैं और अक्षांश भी पृथ्वी के केंद्र से खींची जाती हैं। दोनों ही कोणीय दूरी होती है। हम इसको समझेंगे अभी कि कोणीय दूरी कैसे होती है और कैसे इसको खींचा जाता है। पहले तो मेरा यह मकसद था कि आपको यह दिखा दूं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कैसे ग्लोब पर प्रदर्शित होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि लंबवत जो रेखाएं होती हैं उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब आप देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। देखिए, अक्षांश अलग चीज है, अक्षांश रेखाएं अलग चीज है, समांतर भी अलग चीज होती है। इसी तरह देशांतर भी अलग चीज होता है। देशांतर रेखाएं जिसको यामोत्तर कहते हैं वो भी अलग चीज होती है। और ये प्रमुख रूप से जिसके आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं, इसका भी नाम हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम अक्षांश पे। आइए देखते हैं अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर किसी स्थान या किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तर एवं दक्षिण में खींची गई कोणीय दूरी होती है। कैसे होती है इसको हम लोग देखते हैं। मैंने जो बताया कि कोई भी अक्षांश जो होता है या स्थान या बिंदु पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी होती है, जो विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में खींची जाती है। और यह दूरी डिग्री में, मिनट में और सेकंड में प्रदर्शित की जा सकती है। यह तो देखिए, यह पृथ्वी है और इसका केंद्र यहां पे है, एकदम बीचों बीच। अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ दिखा सकता हूं। जैसे यह ग्लोब है, इसका केंद्र कहां होगा, इसके एकदम मध्य में, अंदर में। जैसे आपने सेब देखा होगा या संतरा देखा होगा, जहां बीज उसका होता है वहीं पे होता है उसका केंद्र। आपको मैं एक एग्जाम्पल, मेरे पास एक संतरा है, इसको काट कर दिखा रहा हूं, देखिए।
अब यह देखिए पृथ्वी है आपके सामने, इसको एक नमूना मान लीजिए आप। यह पृथ्वी का नमूना है। जैसे एक ग्लोब होता है वैसे हम इसको एक संतरा मान लेते हैं। एक्चुअली में पृथ्वी का आकृति हम लोग जो परीक्षाओं में पूछता है उसको कहते हैं भूआब। वैज्ञानिक इसका अध्ययन लध्वक्ष गुलाब आकृति मानकर करते हैं। इसकी वास्तविक आकृति भूआब है। भूआब का तात्पर्य यह है, उसको इंग्लिश में जियोड बोलते हैं, और जियोड का तात्पर्य यह है कि भूसतह कहीं ऊंचा है तो कहीं गहरा भी है। महासागर आप देखेंगे बहुत गहरे हैं, 11,000 मीटर तक मरियाना गर्त गहरा है, और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर तक ऊंचा भी है। तो अगर आप वहाँ पानी निकाल दो तो कहीं ऊंचा दिखेगा, कहीं गहरा दिखेगा। आपको इस आकृति में भी दिख सकता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी दिख सकता है। लेकिन क्या ऐसे अध्ययन करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको एक गोलाव की आकृति जिसमें 3 डायमेंशन हो जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो गहराई वाला भाग, उभार वाला भाग होता है वो। तो हम जब अक्षांश की बात कर रहे थे तो अक्षांश खींचने के लिए हमको पृथ्वी का केंद्र पता होना चाहिए। पृथ्वी का केंद्र अगर हम आपको अगर ऐसे दिखाएं इसको काट कर, तो देखिए यह ऐसे होगी। अब आप इस चित्र को देखिए, बहुत भली भांति से समझ सकते हैं आप। देखिए यह है पृथ्वी का केंद्र, और यही समझ के ही आपको इसके बाद इस पर अध्ययन करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यह पृथ्वी का केंद्र है, जैसा कि मैंने आपको इस संतरे में दिखाया, और यहां से और यह संतरा ऐसे है तो इसका केंद्र वहां हुआ। अब इसके उत्तर और दक्षिण हमको रेखाएं खींचनी है के लिए, और रेखाओं को खींचने के लिए हमको 1-1 डिग्री का कोण पता होना चाहिए इस आधार के आधार पे, इस आधार से उत्तर की ओर और इस आधार से दक्षिण की ओर। यह पृथ्वी का केंद्र है, और पृथ्वी के केंद्र से एक सीधी रेखा खींचते हैं, उसके एक छोर से दूसरे छोर की ओर। जब एक छोर से दूसरे छोर की ओर खींचते हैं तो एक हमको आधार मिल जाता है, और इस आधार को 0 डिग्री कहते हैं, क्योंकि यहां पे कोई कोण नहीं होता। कोण तो तब होता जब यहां से ऊपर की ओर कोई एंगल जाता या यहां से नीचे की ओर जाता, तभी कोण बनेगा। कोण का तात्पर्य क्या है? कोई सतह है, इसके ऊपर कितना उठा हुआ है या इसके नीचे कितना उठा हुआ है, यही कोण होगा। तो यहां पे देखिए आप, यह हमको एक आधार मिल गया जहां से हम आसानी से कोई भी अक्षांश प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको इस स्थान का अक्षांश पता करना हुआ, पृथ्वी में कोई स्थान का भी अक्षांश हम पता कर सकते हैं। ये पूरे पृथ्वी का हम किसी भी स्थान का अक्षांश पता करते हैं, अक्षांश। तो मान लीजिए यह 0 डिग्री विषुवत रेखा है, एक इसके अंदर हमने एक रेखा खींच ली जिसका नाम हुआ विषुवत रेखा। इसके ऊपर में हम खींचते हैं और इसके नीचे में अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं। कैसे खींचेंगे देखिए, मान लीजिए यह एक बिंदु हम यहाँ पे लगा दिए चाइना के पास, तो इसका अक्षांश हमको पता करना है, या कहीं भी किसी स्थान का अक्षांश पता करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ का हमको अक्षांश पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक चांदा होना चाहिए। तो एक चांदे पर हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, और हम देख लिए कि यह 40 डिग्री अक्षांश आ रहा है भाई। तो हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे इसको, जो एकदम सीधे यहाँ पे आके मिलती हो। देख रहे हैं आप, यह 40 डिग्री हो गया। तो आप देखेंगे यह 40 डिग्री का अक्षांश हमको मिल गया। इस स्थान का है यह अक्षांश, और यह स्थान जो है, आप ध्यान रखिएगा, इसको हम यहां तक नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि यह स्थान ऊपर हो जाएगा। हमको मान लीजिए इस स्थान को पता करना हुआ और यह हम इसको नापे तो यह 40 डिग्री आया। पृथ्वी के केंद्र से, अर्थात यह पृथ्वी का केंद्र है, यहां से ऊपर की ओर यहां पे हम कोई बिंदी लगा दिए और इसका हमको अक्षांश पता करना है। अब पृथ्वी का केंद्र तो यहां पे सामने, तो इससे यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई? 40 डिग्री। तो इस 40 डिग्री पे हम एक मार्क लगा लिए और यही हो गया इसका 40 डिग्री अक्षांश। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे तो कोई होता नहीं है ग्लोब पे। ग्लोब पे तो ये एक पूरा रेखा बनी होती है और यह रेखा आगे की ओर बढ़ी होती है और चारों ओर से घूमकर यह
वृत्त बना देती है। इसीलिए इसको अक्षांश वृत्त कह देते हैं या अक्षांश रेखा कह देते हैं। वह कैसे हुआ? आप देखिए, जो यहाँ पे 40 डिग्री का हमने बिंदु लगाया था, यही 40 डिग्री यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। इसके समान सभी जगहों पे वह 40 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसी तरह अगर हम 60 डिग्री का बनाएंगे, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है या यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, तो इसके समानांतर हर जगह पे 60 डिग्री आएगा, क्योंकि यह पृथ्वी गोली है और इस केंद्र से जितना उठेगी वह उसके समानांतर सभी जगह वही कोण होगा। आप एक उदाहरण इसमें देखिए, ये आप देख रहे हैं, यह मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है और यह वाली रेखा जो है यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदी लगा दिए, वह 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां से इतना उठा हुआ तो हर चारों ओर है ना, तो जितना उठा है वो चारों ओर जितना उठा है, पृथ्वी गोली है इसलिए चारों ओर वो 40 डिग्री का ही कोण बनाएगी। अगर इसके नीचे देखें तो उससे कम कोण बनेगा, 20 डिग्री का कोण बन सकता है, 10 डिग्री का कोण बन सकता है, 1 डिग्री का भी कोण बन सकता है। तो अगर 20 डिग्री का कोण हम बनाएंगे तो यहां पे जितना एक बिंदी पर अगर 20 डिग्री का कोण है तो इसके समानांतर जितने भी कोण होंगे वह 20 डिग्री के ही होंगे और वह 20 डिग्री का अक्षांश बनाएगा। और जब उस सबको मिला देंगे बिंदी को हम, तो वह अक्षांश रेखा बनेगी। और वही अक्षांश रेखा जब ग्लोब पर हम खींचते हैं, चूंकि पृथ्वी गोली है, पूरा गोल है, इसलिए अगर उसको हम मिलाते जाएंगे तो वह गोल रूप में एक वृत्त बन जाएगा, इसलिए अक्षांश वृत्त उसको कहते हैं। इसलिए अक्षांश पूरा एक वृत्त होता है, अक्षांश रेखा, और कहां तक वह खींची जा सकती है इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह देखिए 40 डिग्री का था, तो यहां पे भी 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री का पूरा हम लोग अक्षांश बन जाएगा और उत्तर की ओर यह होगा नॉर्थ अक्षांश होगा या नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। और इसी तरह दक्षिण की ओर, मान लीजिए हमको दक्षिण की ओर यहाँ पे कोई स्थान लगा दे रहे हैं, तो यह हमको 70 डिग्री का अक्षांश बनाना है दक्षिण में, तो यह 70 डिग्री हमको मापना पड़ेगा कि 70 डिग्री इतना होता है, तो 70 डिग्री का ये हो गया, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री होगा, इसके जितने समानांतर होंगे सभी 70 डिग्री के अक्षांश होंगे, और जब इसको मिला देंगे तो 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। चाहे यहाँ से खींच लो आप, चाहे यहाँ से खींच लो, चारों ओर से 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। जैसे आप इस चिड़िया के देखो, यहाँ पे मान लो 70 डिग्री का है, तो ये चारों ओर 70 डिग्री का कोण बन रहा है इसका भैया। और इसी तरह 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे ही पूरा ऊपर तक डिग्री रेखाएं बन जाती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते हुए 90 डिग्री तक अक्षांश बन जाता है। और रेखाएं कितनी बनती है ये भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग ने देखा कि अक्षांश क्या है। अक्षांश किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है और उस मान के सभी अक्षांश को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा कहते हैं। और यह अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त का रूप धारण कर लेती है पृथ्वी के गोल होने के कारण। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं, मेजर अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं एक पृथ्वी। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, तो प्रमुख अक्षांश रेखाओं को जब देखते हैं तो सबसे पहले 0 डिग्री आता है, जो पृथ्वी के एकदम केंद्र से होकर इस पार से उस पार गुजर जाती है। जैसा कि अगर हम इसको देखें तो पृथ्वी के केंद्र से होते हुए सीधी पृथ्वी है जैसे, तो इसके केंद्र से होते हुए सीधे इस पार से उस पार अगर आ जाए तो वह रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश, चूंकि इसका कोई भी एंगल नहीं है ऊपर ना नीचे, इसलिए समानांतर है, इसलिए इसको कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। यह होती है विषुवत रेखा। और इसी के अलांग अब हम उत्तर में और दक्षिण में रेखाएं खींचेंगे। हम तो 1-1 डिग्री पे खींच सकते हैं, 1-1 डिग्री पे भी खींच सकते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा घना हो जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि कुछ अंतराल पे रेखाएं खींची जाती हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख अक्षांश को तो देख लेते हैं। तो आपने बहुत सारे किताबों में देखा होगा, बहुत जगहों पे देखा होगा कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, लेकिन यह कैसे खींची जाती है आज आपने देखा। इसी तरह पृथ्वी के केंद्र से हम 23.5 डिग्री का भी कोण खींच सकते हैं उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री खींच दिए हम लोग। इसी तरह दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री खींच दिए, 0 डिग्री बीच में है। इसी तरह उत्तर की ओर 66.5 डिग्री कोण खींच दिए हम लोग। इसी तरह थोड़ा सा ऊपर बना लिया जाता है, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर हो गया, फिर यहाँ पे 90 डिग्री होता ही है। इसी तरह हम यहाँ पे भी 66.5 डिग्री खींच लेते हैं।
तो आप देखिए, मैंने बताया था 0 डिग्री ही एक ऐसी रेखा है जिससे 0 डिग्री ही एक ऐसी अक्षांश रेखा है जिससे हम पृथ्वी को 2 भाग में बांटते हैं, और वह 2 भाग में एक भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दूसरा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। तो आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, इसलिए ये सब अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध के नाम पे होंगी। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। अब आइए 90 डिग्री को क्या कहते हैं? जो ये अक्षांश है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसी तरह 90 डिग्री नीचे को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को देख लेते हैं। अब ये क्या है? ये सब तो उत्तरी हो गया, ये भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया जिसको नॉर्थ से हम प्रदर्शित करते हैं। यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया जिसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो आप हिंदी में सीधे सीधे लिख सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। देखो सब चीज वही है, बस उत्तर बदल जा रहा है और दक्षिण बदल जा रहा है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को लोग अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। इसी तरह दक्षिण में इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। यह प्रमुख अक्षांश रेखाएं हुई आपकी, जिसके आधार पे हम लोग ताप कटिबंध के बारे में जानते हैं और शीत कटिबंध के बारे में जानते हैं। कहाँ पे अत्यधिक ठंडी पड़ती है, कहाँ पे अत्यधिक गर्म पड़ती है, उत्तरायण कैसे होता है, दक्षिणायन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमको इस प्रमुख रेखाओं से अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसमें समांतर क्या होता है, अक्षांश रेखाएं अथवा समांतर क्या होता है। समांतर का मतलब इस विषुवत रेखा के ऊपर और दक्षिण हर एक डिग्री के अंतराल पे हम एक एक रेखाएं खींच सकते हैं, हर एक डिग्री के अंतराल पे रेखाएं खींच सकते हैं, और यह पैरेलल होती है। इनके बीच की दूरी समान होगी, 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 और सीधे रेखा होंगी, इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल। इसी तरह दक्षिण में भी एक एक डिग्री पे हम लोग खींच सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है समांतर या पैरेलल इंग्लिश में। अब देखिए आप इसमें दूरी, इससे दूरी का पता चलता है। हम अक्षांश रेखाओं से किसका पता करते हैं? दूरी का पता करते हैं। दूरी कैसे पता करते हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, मतलब एक डिग्री से दूसरे डिग्री में जो दूरी का अंतर होता है वह 111 किलोमीटर का होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा पर है और उसको दूसरे डिग्री विषुवत रेखा पे जाना है तो उसको 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर होता है, विषुवत रेखा पे 110.6 किलोमीटर दूरी होती है एक डिग्री अंतराल की, और वहीं पे अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाने पे परिवर्तित होता है थोड़ा, तो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो 111 किलोमीटर हो जाता है। आप कहोगे ज्यादा क्यों हो जाता है सर? 111.7 किलोमीटर हो जाता है, ये 700 मीटर हो जाएगा। 111.7 का मतलब 7 का मतलब मीटर में हो जाएगा। तो 111.7 किलोमीटर 110.6 किलोमीटर यहाँ पे होता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी ऊपर की ओर चपटी हुई है, और इसलिए चपटी होने के कारण वह दूरी थोड़ा सा बढ़ जाती है। और जबकि यहाँ पे उभरी हुई है पृथ्वी, देखिए पृथ्वी बीच में उभरी हुई है और यहाँ पे जाके चिपटी है, इसलिए बीच में जो उभरी हुई है इसी कारण से यहाँ पे दूरी जो होती है कम होती है, सीधे सीधे पता चल जाता है, और चिपटी होने के कारण थोड़ा फैल जाता है, इसलिए यहाँ पे दूरी अधिक हो जाती है। लेकिन हम लोग अमूमन जो पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाने पे आप हर अक्षांश के मध्य, हर 1 डिग्री के अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर का फर्क होता है। अगर आप भारत का अक्षांश जानते होंगे तो भारत की दूरी, अक्षांशी दूरी अगर निकालोगे आप उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर आता है। अगर आप निकालेंगे तो 29 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर होता है, मैंने अभी बताया। तो इनका अगर गुणा कर दोगे 29 से तो लगभग यही आएगा, 19 तक आ सकता है, लगभग यही आएगा। तो हमको क्या पता चलता है कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच
का जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। इससे हम लोग दूरी आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अक्षांश की एक उपयोगिता आपको पता चल गई। अभी अन्य सारी उपयोगिताओं के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब हम लोग इसके अन्य पहलुओं को भी स्टडी करेंगे, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यह तीनों रेखाएं किन किन देशों से गुजरती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। यह हुई अक्षांश रेखाएं। अब हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यह होता है कि बृहद वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे। और यह पूछ देता है कि क्या अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त हैं, कौन सी अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि पृथ्वी बीच में सबसे ज्यादा उभरी हुई है, इसलिए विषुवत रेखा जो है सबसे बड़ा वृत्त बनाती है चारों ओर। आप देख लीजिए, सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। यह देखिए, यह विषुवत रेखा है और सबसे बड़ा वृत्त, क्योंकि यहाँ पे उभार है सबसे ज्यादा, इसलिए मध्य में सबसे बड़ा वृत्त यह बनता है। तो इसी को कहते हैं ग्रेट सर्कल या बृहद वृत्त। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सबसे बड़ा अक्षांश या सब वृत्त कौन सा है, तो वह होगा 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो हमने देखा अक्षांश रेखाएं क्या हैं और अक्षांश क्या है और अक्षांश कैसे खींचे जाते हैं, प्रमुख अक्षांश क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाएं मैंने बताया आपको और अक्षांश बताया मैंने आपको। तो देखते हैं 0 डिग्री, यहां से ये तो 0 डिग्री हो गया और उसके ऊपर 1-1 डिग्री पे हम लोग खींच सकते हैं। तो ऐसे 1-1 डिग्री पे खींचेंगे तो हम लोग कितने डिग्री तक अक्षांश खींच सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत उलझाने वाला होता है। तो 1-1 डिग्री पे हम लोग 90 डिग्री तक अक्षांश खींच सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तक कोण बना सकते हैं यहां से लंबवत रूप से 1-1 डिग्री पे। तो 0 से 1-1 डिग्री पे 90 डिग्री तक हम बना सकते हैं और यह गोला हो जाएगा, तो इधर से पूरा गोला मिल जाएगा। लेकिन क्या यहां पे भी यह अक्षांश है कि अक्षांश रेखा है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, यह अक्षांश है और कि यह जो बिंदु है यह रेखा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अक्षांश तो बोलते हैं लेकिन रेखा नहीं बोलते हैं। रेखा किसे बोलेंगे, जब यह 2 बिंदु मिलकर एक रेखा बना दे। यह पॉइंट होता है, आखिरी एकदम बिंदु होता है। ध्रुव क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु है उत्तरी ध्रुव, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है दक्षिणी ध्रुव। इसलिए यह कोई रेखा नहीं होती है, बल्कि यह कोण होता है जो एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह हम रेखाएं जो खींचेंगे वह 89 डिग्री तक खींच सकते हैं। 89 तक हम ऐसे ऐसे करके छोटा सा रेखा भी बना सकते हैं। 0 डिग्री को भी बना सकते हैं, 1 डिग्री को भी बना सकते हैं, ऐसे 89 डिग्री तक हम रेखा बना सकते हैं। तो हमारी अक्षांश कितनी हुई, अक्षांश जो हुई हमारी यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री तक अक्षांश हम लोग बना ले रहे हैं। इसलिए 90 डिग्री कोण तक उत्तर अक्षांश हो गया और 90 डिग्री कोण तक दक्षिण अक्षांश हो गया। ऐसे 1-1 डिग्री का अक्षांश हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं कोण, ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे यह रेखाएं, और यहाँ पे आके यह अक्षांश होगा और 89 डिग्री तक रेखाएं बन जाएंगी। तो 90 डिग्री अक्षांश हो गया और रेखाएं कितनी हुई, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी हुई, रेखा ऐसे जो बना दे रहे हैं हम लोग 1-1 डिग्री पे 89 डिग्री तक रेखा बन जा रही है और कोण जो बन रहा है अपना 90 डिग्री तक बन रहा है। तो कोण जो है अक्षांश है और रेखाएं यह जो हम खींच दे रहे हैं, तो 89 डिग्री तक बन जा रही है। तो 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में, कितना हो गया, 9 18 को 8 हाथ लगा 1 8 8 16 70 178 हो गया, प्लस 1 तो ये भी है 0 डिग्री वाला भी, इसलिए 179 हो गई। आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं पृथ्वी पर, अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पर कितनी खींची जा सकती हैं, अक्षांश वृत्त कितने बनाए जा सकते हैं 1-1 डिग्री पर, तो आपको उत्तर होगा 179, न कि
181। 181 क्या होता है देखिए, 90 डिग्री, एक एक डिग्री पे कोण बना है तो 90 डिग्री कोण बन गया, यही कोण तो अक्षांश है। तो इसलिए अक्षांश 90 डिग्री उत्तर में बनेगा, 90 डिग्री दक्षिण में बनेगा, साथ ही में ये 0 डिग्री वाला भी तो एक अक्षांश है, इसलिए +1 हो जाता है और ये हो जाते हैं 181। जोड़ लो 90 90 80, 80 + 81, तो यह अक्षांश रेखाएं हो गई और ये वाली और यह अक्षांश हो गए। तो टोटल आप दो चीज़ों को समझ लिए कि अक्षांश 181 होते हैं और अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। अब हम आएंगे देशांतर रेखाओं पे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और यह कैसे बनती हैं। चलिए देखते हैं देशांतर क्या है। जैसे अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पे विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में खींची गई कोणीय दूरी होती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह होता है कि यह जो देशांतर होता है यह अभी भी पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी होती है जो विषुवत रेखा की परिधि के अनुसार खींची जाती है। यह पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा है और इसी विषुवत रेखा के साथ जो बनेगी वह देशांतर रेखा बनेगी। बनेगी कैसे हम लोग देखते हैं। मैंने बताया पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के साथ बनने वाला कोण कैसे बनेगा। अब यह पृथ्वी का केंद्र आप देखे थे कि ये वाला है और यह है विषुवत रेखा चारों ओर, यह वाली लाइन। अब हम इसको काट लेते हैं, काट लिए भैया, और यह काट के हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं और यहां पे रखते हैं और इसका केंद्र यहां पे बना लेते हैं और इसी के आधार पे आप जानते हैं ये गोला है, यह परिधि है 40,075 किलोमीटर की दूरी होती है। ये 40,075 किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,075 किलोमीटर होता है ये दूरी। और यही दूरी पे 360 डिग्री का कोण बनाते हैं हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री ऐसे 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 आप बहुत सारा कोण 360 डिग्री तक बना लेंगे। आप 0 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 90 डिग्री तक आ जाइए, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 डिग्री तक आ जाइए। 90 90 180 हो गया, फिर एक घटते हुए 179 करते हुए यहाँ तक आ जाइए। यहाँ से 90 हो जाएगा, सॉरी 90 90, देखिए 0 से 90 यहाँ हो जाएगा, 90 से यहाँ हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 179 करते हुए आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअली में अगर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए 180 डिग्री तक, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 180 डिग्री तक हो जाएगा। लेकिन ग्लोब पे ऐसे नहीं प्रदर्शित है, ग्लोब पे मैं बताऊंगा अभी। 40,075 किलोमीटर इसकी पूरी दूरी है और यह दूरी पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, एक चक्कर पूरा। तो हमने देखा कि यह देशांतर रेखाएं कैसे खींची जा रही हैं, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। अगर समझ सकते हैं तो देखिए, यह केंद्र है, ऐसे पूरी जितनी रेखाएं हैं यह क्या है, यह देशांतर रेखाएं हो गई, यह कोण हो गए। सॉरी, तो हमने देखा कि पृथ्वी के केंद्र से कैसे देशांतर जो है कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं, और यही कोणीय दूरी हम पृथ्वी के सतह पर जब उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के रूप में दिखाते हैं तो वही हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। जैसे यह 0 डिग्री है, अब यह 0 डिग्री तो अक्षांश हम बताए थे आपको, लेकिन जब यह पृथ्वी के केंद्र में इस तरीके से जब प्रदर्शित होंगी तब कैसे वो बन जाएंगे 0 डिग्री देशांतर के रूप में। अब देखिए आप, तो हमने दिखाया था कि यह पृथ्वी के केंद्र से कैसे कोण बना रही है इस प्रकार से, और जब हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं तो ये तो अक्षांश हो जा रहा है, जब ऐसे खोल दे रहे हैं तो यह देशांतर की कोणीय दूरी दिखा रहा है। अब यह देशांतर को जब हम ऐसे करते हैं पृथ्वी को, तो अब 1 डिग्री पे तो हर जगह हमने मार्क लगा दिया था कि यहां कोण हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री का कोण, यहाँ पे 1 डिग्री, ऐसे करते हुए 360 डिग्री तक कोण यहाँ पे लगा दिया था निशान। पृथ्वी के केंद्र से अंदर से 1 डिग्री बाहर की ओर हम कोण लगा दिए निशान। अब इस कोण के निशान को 1 डिग्री को ही हम
उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाते जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर हम मिलाते जाएंगे। और देखिए यहाँ पे एक चित्र, यह पृथ्वी का मान लीजिए केंद्र है इसके अंदर, और वहां से और यहाँ एक उत्तर से दक्षिण मिला दिए 1 डिग्री, फिर यहाँ से उत्तर से दक्षिण 1 डिग्री, फिर यहाँ से उत्तर, इसी तरह 360 डिग्री तक हम उत्तर से दक्षिण मिलाते जाएंगे। लेकिन नामकरण करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे कि 360 डिग्री का एक एक अर्धवृत्त बनता जाएगा। अब आप देखिए 360 डिग्री ये है, तो आप पृथ्वी के केंद्र से जब ऐसे खींचेंगे इसको तो एक आधा वृत्त बनेगा, ये पूरा वृत्त नहीं बनेगा, एक आधा वृत्त बन रहा है, इसलिए इसको अर्धवृत्त भी कहा जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त होती हैं जब इसको उत्तर से दक्षिण मिला दिया जाता है। और इसी के जस्ट पीछे भी एक अर्धवृत्त बनता है, दोनों को मिला देंगे तो एक बृहद वृत्त भी बन सकता है। लेकिन दो देशांतर रेखाओं को मिलाते हैं तब, क्योंकि 360 देशांतर रेखाएं बनती हैं भैया, ये नहीं कि 180 बनती हैं, 360 देशांतर रेखाएं बनती हैं। इसलिए सबका एक एक देशांतर का अलग अलग एक एक डिग्री का वैल्यू होता है। इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं एक साइड होती हैं, 180 डिग्री तक दूसरे साइड होती हैं। कैसे होती है इसको थोड़ा देखते हैं। अब हमने यह देशांतर रेखाओं को कैसे बनाया जाता है, अब हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं को कैसे बनाया जाता है। यह देखिए 0 डिग्री है जो इंग्लैंड से होकर गुजर रही है, ग्रीनविच रेखा GMT, और इसके एक एक डिग्री पर अगर देखोगे तो यहां से आते हुए सीधे इसके जस्ट पीछे वाली जो रेखा होगी वह 180 डिग्री होगी। तो जो इसके पूरब में होगा या पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, जो इसके पश्चिम होगा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। देखिए हमने इसको काट कर दिखाया था आपको अभी। अब हम लोग देखते हैं एक पृथ्वी जब सीधी रूप में हो जाए तो एक केंद्र होता है, और मैंने बताया केंद्र से अंदर की ओर तो कोण बन गए, हमने विषुवत रेखा के परिधि के आधार पर कोण खींच लिया था, यहीं पे 360 डिग्री तक चारों ओर। अब यहाँ से एक एक डिग्री, जैसे 1 डिग्री ऐसे ऐसे करते हुए 360 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग बस इसको मिलाते जाएंगे। 1 डिग्री ऐसे ही पृथ्वी केंद्र से ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते हुए 180 डिग्री तक हम एक साइड खींच लेते हैं, 180 डिग्री तक एक साइड खींच लेते हैं, 360 डिग्री तक हो जाता है। अब सब तो एक समान रेखा है, सबका मान 1 है, तो हम किसको कौन सा माने? तो एक स्थान है इस ग्लोब पे जो है ब्रिटेन, और उसमें एक देश है इंग्लैंड, उसकी राजधानी है लंदन। तो ब्रिटेन की वेधशाला जहाँ पे स्थित है वह लंदन है, वहीं के स्थान से यह उस समय सर्वसम्मति से मान लिया गया था कि यहाँ पे हम 0 डिग्री देशांतर इसको मान लेंगे, जो ब्रिटेन के लंदन से होकर गुजरती है और अब यूरोप और अफ्रीका के देशों से होते हुए इस महासागर से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, उसको मान लिए 0 डिग्री देशांतर, जिसका नाम पड़ा GMT। इस 0 डिग्री को GMT बोलते हैं। अब यह हो गई विश्व की मानक देशांतर रेखा। अब इसी के आधार पे इसके आधे हिस्से को मान लिए वो लोग कि इसके आधे हिस्से में पूर्वी गोलार्ध होगा और इसके इधर आधे हिस्से में पश्चिमी गोलार्ध होगा। 2 गोलार्ध हो गए, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब एक एक डिग्री पे पूर्वी गोलार्ध से बढ़ते हुए जाएंगे तो हम लोग 180 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। ऐसे करते हुए एक एक डिग्री पे जाएंगे 0 डिग्री से, तो 180 डिग्री तक हम लोग जाएंगे पूर्व की ओर, और 180 डिग्री तक हम जाएंगे पश्चिम की ओर। 180 डिग्री मान लेते हैं, यहां तक आ गया। और जब इसको मिला दोगे तो यह पूरा एक गोल पृथ्वी के पास जाकर 180 सट जाएगा। यह 180 और यह 180 एक रेखा हो जाएगी। अब यहीं से हम देखेंगे कि यह 0 डिग्री जो GMT है कैसे एक एक डिग्री जाके यहाँ पे 180 डिग्री के पास हो जा रही है। तो यह 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हो गई। फिर उसके बाद यह 180 डिग्री कैसे कम होते जा रही है, 179, 178, ये घटते हुए जा रही है, और ऐसे करते हुए आते आते 90, फिर उसके बाद 60, उसके बाद 40, फिर 20, फिर ऐसे करते हुए 10 तक आ जा रही है, फिर उसके बाद 0 तक आ जा रही है। मतलब 180 डिग्री घट भी रही है।
ये नहीं कि 181 हो गया 182 हो गया, ऐसे नाम नहीं रखा गया, उसको बस विपरीत दिशा में 181 180 के पास से घटते हुए करते हुए 0 डिग्री तक आ गए। तो हमारा 180 फॉरवर्ड 180 बैकवर्ड, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 360 देशांतर रेखाएं हो गई। तो हमको संख्या कितनी पता चल गई, देशांतर रेखाओं की संख्या तो टोटल होती है 360 और डिग्री भी वह 360 ही होगा। और प्रत्येक देशांतर रेखा को आप देखेंगे, एक देशांतर, दो देशांतर, तीन देशांतर, यह सभी देशांतर रेखाओं को, प्रत्येक देशांतर रेखाओं को यामोत्तर बोला जाता है। और इसमें जो 0 डिग्री है इसको प्रधान यामोत्तर बोला जाता है, प्रधान यामोत्तर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, यामयोत्तर भी लिखा होता है, यामोत्तर भी लिखा होता है। तो 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं GMT को। और एक रेखा है 181 डिग्री, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप लोग लिख लीजिएगा पाउज करके या बैक जाके, ना जहां समझ में आए उसको पाउज कर दीजिए, पीछे जाइए फिर से समझिए। तो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यह कितने जगह पे मुड़ी है यह भी प्रश्न पूछा जाता है, और GMT रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम एक एक चीज करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका उपयोग क्या है, देशांतर रेखाओं का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। तो देखते हैं देशांतर रेखाओं को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो देशांतर रेखाओं का प्रमुख कार्य अगर हम देखें तो स्थिति के साथ तो इसको जोड़ा ही जा सकता है, स्थिति का पता करने के लिए कि कोई स्थिति कहाँ पे स्थित है उसमें। तो हम देखते हैं कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग स्थिति का निर्धारण करने में तो होता ही है, साथ ही साथ देशांतर रेखाओं से हमको समय का पता चलता है। हम आराम से समय, किसी स्थान का समय निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये तो हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि यह एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय का अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पे जाने पे 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। फिर इससे दूसरे से तीसरे पे जाओगे तो 4 मिनट का। किसी भी 2 देशांतर के बीच जो लगने वाला समय होता है वह 4 मिनट होता है। इसी तरह हम 1-1 डिग्री का निकाल सकते हैं या किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, यह 0 डिग्री के पास से भी निकाल सकते हैं या किसी देश के मानक समय के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो यह टोटल 360 डिग्री की रेखाएं होती हैं, और 360 डिग्री को हम लोग समय में भी बदल सकते हैं एकदम आराम से। तो देखिए, पृथ्वी आपको पता है कि अपना एक चक्कर जो घूमती है वह 1 दिन में घूम जाती है, और 1 दिन में होता है 24 घंटे, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर घूम जाती है। और एक चक्कर उसका कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होगा। गोली पृथ्वी 360 डिग्री की होती है और यह 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो जब चूंकि 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जा रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी पृथ्वी भैया, 1 घंटे में कितना घूमेगी। तो 1 घंटे में जितना घूमना है इसका भागा दे दो 324 घंटे का 360 से, तो सीधे सीधे आ जाएगा कि 15 डिग्री घूमेगी। पृथ्वी कितनी डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि यह अक्षांश हो या देशांतर हो, सबको डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में प्रदर्शित किया जाता है। अब 360 डिग्री जो हुआ वो 24 घंटे में घूम रहा था, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमा। तो अब हम ये भी पता कर सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है पृथ्वी को। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। कैसे भैया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 का भागा 60 में दे दो, 15 चौके 60। तो 1 डिग्री कितना समय में होगी, 4 मिनट में। तो 15 मिनट बराबर 15 का गुना 4 में कर दोगे तो 60 मिनट तो ऐसे भी आ जाएगा। अर्थात 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, देखो 4 मिनट पहले भी मैंने लिखा है। अब इसकी उपयोगिता हम लोग कैसे समझते हैं, देखो यह 0 डिग्री है, इससे लंदन होके गुजरती है, और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। और आप आए दिन देखते होंगे कि क्रिकेट का बहुत क्रेज बढ़ रहा है।
और चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, सब लोग क्रिकेट, ये सब देश क्रिकेट खेलते हैं। प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आ गया कि अगर इंग्लैंड में दोपहर का 2 बज रहा है तो भारत में कितना समय हो रहा होगा, तो आपको क्या पता करना होगा समय निकालने के लिए। मैंने बताया कि समय देशांतर जो है समय को शो करता है और अक्षांश दूरी को शो करता है। तो इंग्लैंड इस 0 डिग्री देशांतर पर है और यहाँ पे बज रहा है कितना इंग्लैंड में बज रहा है दोपहर का 2। इंग्लैंड में दोपहर का 2 बज रहा है, 2 बज रहा है दोपहर का नून। भारत में कितना समय होगा कैसे पता करेंगे? तो देखिए, भारत में पता करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत का मानक समय कितना है, भारत किस देशांतर पे अपना मानक समय मानता है, उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि भारत में कितना समय हो रहा है। किसी भी देश के मानक समय के अनुसार ही हम उस देश का समय निकाल सकते हैं। तो देखिए, और मानक समय क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। तो इंग्लैंड में दोपहर के 2 बज रहे हैं, हमको निकालना है भारत में कितना बज रहा है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भारत का मानक समय कितना है। तो भारत का जो मानक समय होता है भारत का जो मानक समय होता है 82/½ डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे लिख दिए पूर्वी देशांतर। अब एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपको कि जब 0 डिग्री के हम पूरब जाते हैं तो 4-4 मिनट जो है समय बढ़ता है, और जैसे 0 डिग्री के हम पीछे जाएंगे मतलब पश्चिम की ओर, तब 4-4 मिनट समय घटेगा। चूंकि देशांतर रेखाएं समय को शो करती हैं, इसलिए 4-4 मिनट यहाँ पे पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है और पूरब की ओर जाने पर 4-4 मिनट बढ़ता है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अर्थात 0 से 82.5 डिग्री आगे जा रहे हैं हम लोग पूरब की ओर, तो समय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? मैंने बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो भैया 82.5 मतलब क्या हुआ? 82.5 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आप 4 का गुना कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूना के 8, 2 10 को 0, हाथ लगा 1, 4 8 32, 1 33, तो ये दशमलव लगा 330 मिनट। यह 4 मिनट है तो इसलिए मिनट में आ गया 330 मिनट। अब 330 मिनट को समय निकालना है हमको, तो घंटा में बदल लेते हैं भैया। तो 60, 0 से 0 काट दीजिए, 6 6 के 36, 6 पंजे 30, 3 बचा, दशमलव लगाए, 0 उतारे, 6 पंजे 30, 5.5 मतलब 5.5 घंटा। जैसे 82.5 है, ये 5.5 हो गया। यह 5 जो है 30 मिनट को शो कर रहा है और यह 5 घंटे को शो कर रहा है, तो 5.5 घंटे का अंतर हो गया। 5.5 घंटे का अंतर हो गया, ये समय निकाल दिया इतना, 5.5 घंटा आ गया। तो 82.5 डिग्री, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री भारत यहाँ पे है मान लेते हैं हम लोग। 82.5 डिग्री वाली ये रेखा है, तो यह यहाँ से यहाँ की जो समय लग रही है वो 5.5 घंटे लग रहे हैं। तो ये तो समय है 5.5 घंटा जो लग रहा है, लेकिन हमको समय बताना है। तो समय बताना है तो यहाँ 2 बज रहा है, तो 2 बजे के बाद 5.5 घंटा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 5 2 7, 7:30 बज जाएगा। 7:30 क्या होगा भैया? ये दोपहर, सुबह क्या होगा? शाम। तो ये 7:30 बजे शाम होगा, क्योंकि आगे समय था इसलिए शाम हो गया। इसी तरह हम लोग भारत का भी समय निकाल सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर का भी, लेकिन हमारा एक मानक समय बना है, अभी मैं बता दूंगा। इसी तरह हम पूरे विश्व का समय निकाल सकते हैं। अब थोड़ा इसको हम भारत के स्तर पे भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, हम एक भारत जल्दी से बना लेते हैं। देखिए, भारत को जब आप देखेंगे तो भारत का ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, मिनट को एक, देखिए डिग्री को ऐसे दिखाते हैं और मिनट को एक ऐसे डैश दिखाते हैं और सेकंड को ऐसे दिखाते हैं।
ये होता है डिग्री या अक्षांश, ये होता है मिनट और यह होता है सेकेंड। ये बात ध्यान रखिएगा और आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसे दिखाएगा इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, क्योंकि ये कोणीय दूरी होती है इसलिए इसको डिग्री में दिखाया जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये होता है। अब प्रश्न एक बनता है कि अगर भारत में अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर है जिसका नाम है किबुथुई, अगर यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच 5 बजे सुबह में होता है तो इस गुजरात में कितने बजे दिखाएगा? प्रश्न एक आपको हम दे दिए। तो कोई कहेगा सर 5 उसी समय दिखाएगा, कोई कहेगा कि दूसरे समय दिखाएगा। कैसे पता करते हैं और क्या है इनके बीच का झोल, देखते हैं। यह है 68 डिग्री 7 मिनट, यह है 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों को घटा दो भैया, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। तो आपको 12 में से 7 गया 5 और 16 में से 8 गया 8, उसके बाद 8 में से गया 2, 28 डिग्री 5 मिनट आया। ये डिग्री आया, अभी तो हम डिग्री को घटाएं, अब इसको मिनट में बदल देते हैं। 4 से गुणा कर दे, 4 पंजे 20, 7 लगा 2, 4 8 32, 2 34, 4 हाथ लगा 3, 4 दूना का 8, 9 10 11, 114 मिनट आ गया। मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 114 मिनट का अंतर होता है। इसलिए लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय का प्रदेश है। पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण सबसे पहले सूरज यहाँ पे उगता हुआ प्रतीत होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आता है। मतलब 4-4 मिनट घूमेगा जब पृथ्वी पश्चिम की ओर, तब जाके यह वाला हिस्सा इधर जाएगा। तो इसलिए 4-4 मिनट घूमेगा, यह हिस्सा उधर जाता जाएगा। तो इसलिए 4-4 मिनट के अंतराल पे सूर्योदय अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता जाएगा और सबसे आखिरी में सूर्योदय यहाँ पे होगा, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होगा। इसलिए दिन सबसे पहले यहाँ सूर्योदय और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में सूर्योदय होता है। और उसमें समय कितना अंतर होता है? 114 मिनट। अगर इसी में और 6 मिनट जोड़ दोगे तो 120 मिनट हो जाएगा, लगभग या 2 घंटा हो जाएगा। 120 मतलब 2 घंटा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा, तो हम मोटी मोटा मान ले 2 घंटा। तो भारत के पूरब और पश्चिमी छोर के बीच में कितने समय का अंतर होता है? 2 घंटे का। तो यहाँ फुटबॉल मैच आ रहा है 5 बजे, तो यहाँ पे कितने बजे आएगा? ऐसे तो आना चाहिए 7 बजे। क्या लेकिन ये होता है? आप धारावाहिक देखते हो, लड़कियां तो सबसे ज़्यादा धारावाहिक देखती हैं, वो देखती हैं सास बहू धारावाहिक देखती हैं जब, तो वह यहाँ वाले भी 8 बजे देखेंगे तो यहाँ वाले भी 8 बजे देखेंगे, यहाँ वाले भी 8 बजे, यहाँ वाले भी 8 बजे, सब जगह 8 बजे दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे दोनों छोर के, पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय को बैलेंस करने के लिए एक बीचों बीच एकदम रेखा खींच दी गई, जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं भैया, ये भी बता दे रहे हैं। भारत देखो यहाँ पे स्थित है, जब भारत यहाँ पे स्थित है तो आप देख रहे हो पूरब में है ना भारत, अगर यहाँ पे होता तो पश्चिम में हो जाता। इसलिए यह पूर्वी देशांतर, जितना भी देश इधर होगा इस रेखा से सभी देश पूर्वी देशांतर के देश कहलाएंगे 180 डिग्री पीछे तक, और यहाँ से जितना इधर होंगे 180 डिग्री पीछे तक, इसको पश्चिमी देशांतर के देश कहा जाएगा। इसी तरह अक्षांश में जब हम देखे थे तो अक्षांश अगर होगा तो इसके ऊपर जितने भी देश होंगे उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश वाले देश कहा जाएगा, इसको नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश के देश कहेंगे। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है अक्षांश एवं देशांतर का, किसी भी स्थान के बारे में बताने के लिए, किसी भी देश के बारे में बताने के लिए दोनों होना जरूरी है, तभी जाके हम किसी देश की, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो 82.5 डिग्री एकदम बीचों बीच आएगा। 29.5 का 28.5 का आधा कर दोगे तो ये आधा है और ये आधा, दोनों का आधा कर दोगे ना, इसका आधा कर दोगे 2 से, तो यही बीच वाला स्थिति 82.5 डिग्री का आएगा। इसीलिए इसको मानक समय बोला गया। 1 घंटा इधर का बैलेंस हो गया, 1 घंटा इधर का हो गया, तो यहाँ पे 8 बजे अगर सास बहू आएगा तो यहाँ पे भी 8 बजे, यहाँ पे भी 8 बजे। यहाँ 4 बजे आ रहा था और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 5 बजे आ रहा था, तो आप सोच रहे हो कि 7 बजे आएगा, तो नहीं, यहाँ पे बीच में बैलेंस कर दिया गया तो 6 बजे कर दिया गया। यहाँ पे भी 6 बजे आएगा, यहाँ पे भी 6 बजे आएगा और यहाँ पे भी 6 बजे मैच आएगा। इस तरीके से हम ये देशांतर रेखाओं को समझते हैं। अब हम अपने थंबनेल पे आते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का इससे क्या संबंध है, इसको हम लोग देखते हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं से। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए और नेस्ता नाबूद कर दिया गया पाकिस्तान को।
बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि भारत के पास यह अक्षांश देशांतर रेखाओं की सटीक जानकारी है, जो रिमोट सेंसिंग GIS के तहत हम लोग बहुत उम्दा तरीके से इसको परफॉर्म कर चुके हैं। भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी मजबूत हुई है, और अक्षांश देशांतर रेखाओं के ज्ञान से ही हम इन सब क्रियाओं को बहुत आसानी से अंजाम दे पा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे यह उपयोगी होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया। तो यह देख रहे हैं आप कि भारत का मानचित्र है, और यह पाकिस्तान का भी एक मानचित्र हमने ड्रा करने की कोशिश की है। और यह मुजफ्फराबाद, बाग, मुरीदके, ये सब स्थान हैं जो POK, पाक अधिकृत कश्मीर जो होता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से संलग्न पाकिस्तान का क्षेत्र है, जहां पे भारत की सेना ने लगातार कई रॉकेट मिसाइलें दागकर यहाँ के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, ढेर कर दिया। कैसे किया? यहाँ के आम नागरिकों को भी कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान तो बेईमान है ना, वो तो झूठे का बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे आम आदमी भी मारे गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि पूरा विश्व मीडिया जानता है कि केवल आतंकवादी ही मारे गए हैं। तो वह स्थान देखिए, मुजफ्फराबाद, बाग, मुरीदके, ये सब स्थान है, ऐसे ही 9-10 स्थान थे लगभग, जहाँ पे लगातार भारत की सेना ने फायरिंग की। तो यह वही स्थान है जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, और पाकिस्तानी घुसपैठियों, आतंकवादियों को मार गिराया गया। और यह बदला किसका था? पहलगाम में मारे गए हमारे निर्दोष नागरिकों के बदले में ऑपरेशन चलाया गया था, और साथ ही साथ इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह चलाई गई थी। तो हम यहाँ पे इसको क्यों बता रहे हैं? इसको बताने का सीधे सीधे तात्पर्य यह है कि यह ऐसी स्थिति में किया गया है जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की पूर्णतः जानकारी थी, अर्थात एक एक लोकेशन, हम लोग लोकेशन का पता करते हैं तो अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा ही पता करते हैं कहीं का। अगर लोकेशन हमको नहीं पता होगी तो हम अगर मारना है आतंकवादी घुसपैठियों को जो मस्जिद में या कहीं अगल बगल अपना छुपे हुए हैं, अगर उसी को केवल निशाना बनाना है कि अगर कोई घर की में छुपा हुआ है, कोई मस्जिद के किनारे छुपा हुआ है, केवल उसी को मारना है, तो हमको अक्षांश देशांतर रेखाओं का एकदम सटीक ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उन पे एकदम सटीक स्थिति में मिसाइल या रॉकेट को लॉन्च करके उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, मार के गिरा सकते हैं। नहीं तो मस्जिद टूट सकती है या तो आम नागरिक को उसका नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। यह एक सटीक उदाहरण है कि यह अक्षांश देशांतर रेखाएं कैसे हमारी सुरक्षा को मजबूत की और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दी। साथ ही साथ केवल स्थिति पता करने में नहीं, आप देख रहे हो कि हमने समय कैसे बताया कि समय के निर्धारण में कैसे यह रेखाएं हमको काम आती हैं। और आप देखते हो आजकल कार में भी GPS का उपयोग हो रहा है। फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगा रहे हो, स्विगी और जोमेटो से, बहुत पानी तो आ गया होगा मुंह में, तो उसका भी प्रयोग कर करके हम लोग खाने को ऑर्डर करते हैं, स्पेशल चीज़ों को ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। तो वह भी लोकेशन के आधार पे ही, अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पे ही आते हैं। और जूम करोगे तो आपको अक्षांश देशांतर ही बताने लगता है, या किसी भी गूगल मैप पे, गूगल अर्थ पे अगर आप ऐसे टच कर दो तो वहाँ का पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। लेटी हुई लैटिट्यूड और खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड, हम इंग्लिश में अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और हम साथ ही साथ इसी देशांतर रेखाओं से जैसे हम दिशा पता कर लेंगे, कौन दिशा पूरब में है और कौन सा दिशा पश्चिम में है। जैसे भारत पूरब दिशा में है और अमेरिका पश्चिम दिशा में है, इसी तरह उत्तर दक्षिण का भी पता कर लेंगे कि भारत उत्तर दिशा में है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण दिशा में है। और दिशा के साथ साथ हम लोग क्या चीज़ों का पता करते हैं? जलवायु। जलवायु जैसे हम बताए कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री तक, ये तो उष्ण कटिबंध है, गर्मी का क्षेत्र है, गर्म होता है। उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध है, यह वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और यह इसके नीचे भी उतना डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध ही होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा ये, और इसके ऊपर शीत कटिबंध होता है। तो हम देखिए जलवायु का भी पता कर ले रहे हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं से।
अब आइए एक और देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसका नाम है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कितने डिग्री देशांतर को बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर। अब मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री देशांतर 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाली देशांतर रेखा होगी, जो कि कोई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का नहीं है, जो कि न पूरब है न पश्चिम है। जैसे 0 डिग्री न पूरब है न पश्चिम है, अर्थात वह मानक बन जा रहा है पीछे जाकर। तो 0 डिग्री से पूरब का हिस्सा 180 डिग्री तक पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। तो अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझ लीजिए। तिथि रेखा क्यों कही जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कही जाती है? तो आप देखिए, इस 0 डिग्री से यहाँ तक जाने में 180 डिग्री कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री की 24 घंटे लग रहा था, तो इसलिए 180 डिग्री जाने में 12 घंटे का समय। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है, अगर उसको 180 डिग्री 0 डिग्री से 180 डिग्री पार करना है घूमते घूमते, तो वह उसको 12 घंटे समय लगेगा। और हम बता देते हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री से पता की जाती है, कहते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कहा गया, और कैसे हम लोग इससे पता करते हैं कि इससे पूरब इससे पश्चिम कौन सा दिन होता है। तो यह तिथि रेखा को निर्धारित करने वाला देशांतर है। कैसे होता है? कम समय में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही समझ लेते हैं कि 180 डिग्री देशांतर, और यह है प्रधान याम उत्तर, जिसको हम लोग GMT बोलते हैं। GMT से जब 180 डिग्री के पास जाएंगे तो 12 घंटे अधिक समय हो जा रहे हैं। तो 12 घंटे जाते जाते, अगर यहाँ मंगलवार है तो जैसे इसको पार करेंगे वो बुधवार में घुस जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में, अगर यहाँ रविवार है, जैसे ही पार करेंगे इसको, हम लोग क्या हो जाएंगे? सोमवार में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से प्रारंभ करता है और पीछे की ओर जाता है, तो उसके लिए समय पीछे हो जाएगा, क्योंकि पीछे जाने पे समय कम होता जाता है। तो 180 डिग्री जाते जाते वो 12 घंटा उसका और पहले हो जाएगा। और जब इसको यह क्रॉस करके इधर आएगा, तो उसके लिए अगर मंगलवार दिन था यहाँ पे, तो उसके लिए सोमवार का दिन हो जाएगा। यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आर पार दिन बदल जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा पे कौन कौन देश आते हैं। प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसे देखिए, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इंग्लैंड यहाँ पे ऐसे ये है, तो इंग्लैंड ऐसे थोड़ा सा बना देंगे तो बन जाएगा ये। तो इंग्लैंड से गुजरती है, फिर इंग्लैंड से होकर गुजर रही है, फिर उसके बाद फ्रांस से गुजर रही है, फिर स्पेन से गुजर रही है, फिर ये अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, टोगो से और घाना से। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी इधर अटलांटिक महासागर से गुजरती है यह। इस प्रकार से हमारी देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग ये जाना, और इस पर बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसको हम अगले वीडियो में भी कर लेंगे। जैसे एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरने वाले देशों का नाम बताइए। तो आप 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें जर्मनी, फ्रांस, अल्जीरिया, टोगो ये सब दे देगा। तो आपको उत्तर लगाना पड़ेगा कि कौन सा है, आप बताइएगा। और इस पे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, करके दिखाइएगा हमें। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जापान स्थित है, तो भारत में अगर 2 बज रहा है तो जापान में कितना समय होगा? आपको यह बताना है उत्तर। ठीक है, नमस्कार। तो हमने देखा कि कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से हम पूरे पृथ्वी को समझते हैं, एक एक स्थान को समझते हैं, सुरक्षा के बारे में जानते हैं, और नए नए, इसलिए यह एक सटीक